Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of English 3. This is our fourth lecture. Okay, now the topic that we will discuss today is memo writing. What are memos and how we use memos and where memos are used? What is the purpose of memo और types of memos? ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेमो होता क्या है, मेमो की डेफिनेशन क्या है. ठीक है ना. तो मेमोज आर कंसिडर्ड टू बी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि आप कह सकते हैं जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें जो आप कह सकते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बिज़नेस की, उनमें जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं मेमोज. ठीक है. मीन्स कि ऑफिशियल काम के लिए जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो मेमो भी होता है. और ये काम क्या करता है, ये है दे आर यूज टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन और टू कॉल फॉर एक्शन. दो काम है मेमो के किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ये हैं कि इनको लिखा जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए. मीन्स के कोई काम हो रहा है, कोई उनका जो है टेंडर है, कोई रिपोर्ट है, कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हायर अप्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, या हायर अप्स को आप कह सकते हैं अपडेट करना है कि कितना काम हो चुका है और कितना रहता है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वट एवर इट इज़. तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए और टू कॉल फॉर एक्शन मीन्स के हो सकता है हायर अप जो है वो मेमो लिखें अपने जो हैं वो जो उनके नीचे काम करते हैं उनके लिए, जो उनके वर्कर्स हैं उनके लिए, ताकि वो जो हैं वो उनको बता सकें कि उन्होंने जो अब कौन सी कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करना है, या उन्होंने अब कौन सा एक्शन लेना है, या उन्होंने अब कौन सा काम जो है वो फर्दर करना है और किस डायरेक्शन में इस काम को जो उन्हें दिया गया था करना है. ठीक है ना. तो मेमो जो है वो एक तो ये है कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है. सेकेंडली ये दो काम करता है मेमो. एक तो इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, और सेकेंडली इसके ज़रिए डायरेक्शंस दी जाती हैं कि फ़र्दर या आपको बताया जाता है कि फ़र्दर आगे आप लोगों ने क्या काम करना है. और दे आर रिटन टू रिपोर्ट बैक इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन. और वही बात है कि इन्फॉर्मेशन या तो दी जाती है, मीन्स कि यही बात है ना कि आपसे कोई चीज़ पूछी गई है तो आप मेमो में उसका आंसर बता रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप रिपोर्ट बैक कर रहे हो कि आपसे जो सवाल पूछा गया था आप उसकी रिपोर्ट दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मेमो, या कि फिर जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई थी आप उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप फिर भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. या फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये जो आपका काम था ये कहाँ तक पहुँचा, ये कैसा है, या फर्दर इसके अंदर क्या डिले है, क्यों डिले है, तो उसके ऊपर आप अपना एक्शन बताओगे कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और अब कितना ये रहता है. ठीक है ना. मेमो इज़ अ डॉक्यूमेंट टिपिकली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद अ कंपनी. ये इसकी एक और डेफिनेशन है कि मेमो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग टिपिकली यूज़ करते हैं, जो कि एक टिपिकल डॉक्यूमेंट है, टिपिकल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग कंपनी में कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. मेमोज कैन बी फॉर्मल एज अ बिजनेस लेटर एंड यूज टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट. यानी कि मेमो को असल में बेटा शॉर्ट रिपोर्ट भी कहते हैं. ठीक है. शॉर्ट रिपोर्ट की एक टाइप है मेमो. तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग जो है इसको ऐसा बिज़नेस लेटर भी ले सकते हो, फॉर्मल बिज़नेस लेटर मेमो को. और इसके अंदर आपको मैं बता चुकी हूँ कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी की जाती है, इन्फॉर्मेशन पूछी भी जाती है, और कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है. इसके अंदर रिपोर्ट बैक भी किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है कि क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, या इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि आपने क्या काम किस तरह से करना है. ठीक है ना. मेमोज आर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स दैट फॉर एग्जांपल अनाउंस पॉलिसीज़, वही ये पॉलिसीज़ बताते हैं, डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आप कह सकते हैं कि दी जाती हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो जो है वो आप कह सकते हैं कि एक किस्म का अनाउंस की जाती हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और
रिपोर्ट, रिजल्ट्स, और जो काम हो रहा था उसका रिजल्ट भी जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मेमो अब आप देख लें कि कितने एक बिजनेस वर्किंग इन्वायरमेंट में मेमो जो है वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। मेमो जो है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करता है और इंस्ट्रक्शंस भी देता है, गाइडलाइंस देता है, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन देता है, पॉलिसीज़ अनाउंस की जाती हैं, इसके ज़रिए रिपोर्ट बैक किया जाता है, अपडेट किया जाता है। दे प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस मेड एंड एक्शंस टेकन। अच्छा, ये एज अ रिकॉर्ड भी जो है वो सेव किए जाते हैं कि क्या क्या डिसीजंस की गई थी, क्या क्या एक्शंस लिए गए थे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस को दी गई थी और क्या इंस्ट्रक्शंस की गई थी, ठीक है ना। तो ये सेव भी किया जाता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वो सेव जो किया जाता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और जो नहीं किया जाता उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मैनेजर्स यूज़ मेमोज टू इन्फॉर्म एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़। अच्छा, तो मैनेजर्स जो होते हैं वो भी जो हैं जो मेमोज़ हैं वो यूज़ करते हैं। और वो क्यों यूज़ करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं मेमोज़ को कि वो लोग दो काम करते हैं इससे। एक तो वो ये करते हैं कि वो जो हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं एम्प्लॉयज़ को, और सेकंड वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है ना। दोनों काम करते हैं वो थ्रू मेमोज़। तो अगर आप देखें तो मेमो जो है एक बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए जो है आप लोग इन्फॉर्मेशन देते भी हो, इन्फॉर्मेशन लेते भी हो, कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछते हो, आप लोग रिपोर्ट बैक भी करते हो, अपडेट भी किया जाता है, अनाउंस की जाती हैं पॉलिसीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रिजल्ट्स बताए जाते हैं। इसे फॉर्मल बिजनेस लेटर भी कंसीडर किया जा सकता है। ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कंपनी के अंदर, किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन के अंदर, और इसका रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। और मैनेजर्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं टू इन्फॉर्म एंड टू मोटिवेट। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ जो मेमो है वो स्पेसिफिकली मेमो का पर्पस क्या होता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय, सॉल्व की जाती हैं प्रॉब्लम्स। अक्सर जो है वो मेमो को यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और वो किस तरह से की जाती हैं? इन्फॉर्म करके, परसुएड करके, रिफ्यूट मीन्स के इनकार करके, आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं, आर्ग्यू किया जाता है, और एनालाइज किया जाता है कि जो हो रहा है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है थ्रू दीज थिंग्स, और वो किया जाता है मेमो के ज़रिए। कि मेमो में आप या तो इन्फॉर्म कर सकते हो, या आप जो आपके सामने वाली पार्टी है जिससे आप मेमो लिख रहे हो सकता है किसी सुपरवाइज़र को आप कोई अपनी जो है वो नई चीज़, कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप सुपरवाइज़र को परसुएड करने के लिए लिख रहे हो सकता है कि सुपरवाइज़र आपकी जो आपने एक आइडिया दिया था, आपने एक चीज़ दी, हो सकता है जो आइडिया आपने प्रेजेंट किया हो, आपके जो सुपरवाइज़र हों या सुपीरियर हों वो उस चीज़ को रिफ्यूट कर रहे हों, उस चीज़ से इनकार कर रहे हों, उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। आर्ग्यूइंग का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके सुपरवाइज़र ने आपको कोई काम कहा हो, कोई स्टेटमेंट दी हो जिसके साथ आप एग्री ना करते हो, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हों अगेंस्ट इट। एनालाइजिंग का मतलब है हो सकता है कोई सिचुएशन आपको दी गई हो जिसके बारे में आपने रिपोर्ट बैक करना हो या उसका रिजल्ट बताना हो, तो आप उसको एनालाइज करेंगे और फुल एनालाइज करने के बाद आप जो है अपनी रिपोर्ट देंगे, ठीक है ना। यूजुअली यू राइट मेमोज टू इन्फॉर्म रीडर्स ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। वही बात है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी कि आपसे किस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जा रही है। आप लोगों को एनालाइज करने के लिए कहा गया है, या आप लोगों को परसुएड करने के लिए कहा गया है, या जस्ट इन्फॉर्मिंग की आपको कहा गया है। तो फिर आप उसी तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे और उसी तरह से अपने जो आपका मेमो होगा उसको आप जो है एक शेप देंगे। You might also write a memo to persuade others to take action, give feedback or an issue or react to a situation। तो आपको persuade करने के लिए जब कहा जाए तो आपसे ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कही जा सकती हैं। कि आपको कहा जा सकता है कि आप किसी को persuade करें कि वो कोई स्पेसिफिक इशू है उसके बारे में अपना फीडबैक दें, अपनी राय दें। या हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि आपने दूसरी पार्टी को किसी को persuade करना है थ्रू मेमो, और कि वो एक्शन ले लें या वो किसी सिचुएशन में जो है वो रिएक्ट करें, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपको परसुएडिंग मेमोज़ में इस तरह का कोई भी जो है वो टास्क दिया जा सकता है।
लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक किस्म की सिचुएशंस होती हैं, वहीं उसी सिचुएशन में इस तरह का जो मेमो होता है वो आपको लिखना पड़ता है। जो मोस्ट कॉमन मेमोज होते हैं वो जस्ट कम्युनिकेट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज अ मीटिंग टाइम और ड्यू डेट्स, के मीटिंग टाइम कम है, या कोई जो ड्यू डेट्स हैं कि कोई चीज़ आपने सबमिट करानी है तो उसकी जो ड्यू डेट है, कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो सबमिट कराना है तो उसकी ड्यू डेट जो है वो कौन सी है। तो जो मोस्ट कॉमनली मेमोज होते हैं वो या तो मीटिंग की टाइमिंग से रिलेटेड होते हैं या फिर ड्यू डेट से रिलेटेड होते हैं। ओके, जनरल रूल्स को अगर हम डिस्कस करें कि जब हमने मेमो लिखना है तो उसके जनरल रूल्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो कीप योर ऑडियंस इन माइंड, आपने अपने माइंड में जो सबसे पहली चीज़ रखनी है वो आपके ऑडियंस होने चाहिए कि आप कौन से ऑडियंस के लिए जो है वो मेमो लिख रहे हो। कंपनी में लिख रहे हैं, सुपीरियर के लिए लिख रहे हैं, या अपने कोवर्कर के लिए लिख रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। या आप जिसके लिए लिख रहे हो वो कौन सी पोस्ट पे है, किस टाइप की पोस्ट पे है, ये तमाम चीज़ें माइंड में रखेंगे तो ही आपका जो मेमो है वो इफ़ेक्टिव होगा। फॉलो अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर दिया जाता है मेमो का, एक आउटलाइन दी जाती है, आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक फॉर्मेट होता है, जो एक आउटलाइन होती है, वो आप लोग फॉलो करोगे तो ही आपका जो मेमो है वो ठीक होगा। गेट टू द पॉइंट अर्ली, आप लोगों ने लेटर की तरह इसको लटकाना नहीं है, हाल अहवाल नहीं पूछना, आपने स्टेट करना है अपना बिजनेस स्टार्टिंग में ही, ताकि जो भी आपका मेमो रीड कर रहा है ना उसका टाइम वेस्ट हो और आपका अपना भी टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। रिवाइजिंग इज़ ईजियर देन राइटिंग परफेक्टली द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये ऑप्शन देखें आप, हमेशा ये कहा जाता है कि आप लोग बार बार रिवाइज़ करो और देन आप लोग राइट करो ताकि आपकी जो राइटिंग है वो ठीक रहे। लेकिन फॉर मेमो आप लोग उसको रिवाइज़ करके चेंज बार बार कर सकते हो, लेकिन परफेक्टली फर्स्ट टाइम में एक ही दफ़ा में लिख देना और वो परफेक्ट राइटिंग होना ये सही मतलब पॉसिबल नहीं है फॉर मेमोज। तो अक्सर क्या कहा जाता है कि आप लोग उसको बार बार चेंज कर लो, आप रिवाइज़ कर लो, जो चेंजेस उसमें करनी है आप वो कर लो, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट लिखना बहुत मुश्किल है। फॉलो स्टाइल गाइड्स एंड राइटिंग मैनुअल्स, जो भी आपको स्टाइल गाइड्स बताई गई हैं, दी गई हैं, या राइटिंग मैनुअल्स हैं जिसके अंदर मेमो के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको फॉलो करें, उनसे आपको जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये आप लोगों के लिए नहीं मैं कह रही, ये मैं कह रही हूँ कि बिज़नेस में जब आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर स्टाइल गाइड्स होती हैं कि आप लोग कौन कौन से स्टाइल का मेमो जो हो या कौन सा आपने राइटिंग मैनुअल जो है वो फॉलो करना है फॉर राइटिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चूज़ द ऑडियंस ऑफ द मेमो वाइसली, वही बात है, ऑडियंस को वाइसली चूज़ करें कि आप किसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आप किसको जो है अपना टारगेट बना रहे हैं मेमो का, आप किसके लिए लिख रहे हैं अपना मेमो। Ensure that all of the people that the memo is addressed to need to read the memo। एक और चीज़ आपने इंश्योर करनी है, यानी कि मेक श्योर करना है आपने कि जिसके लिए आपने मेमो में इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं या जिसको आपने मेमो एड्रेस किया है वो सब लोग जो हैं वो मेमो को रीड ज़रूर करें, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो रीड नहीं करेंगे तो वही काम होगा कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो ये नहीं समझ आई। तो आप उसको इस तरह से मेमो जो है आप उनको सेंड करेंगे या उन तक पहुँचाएँगे कि वो उन तक पहुँच जाए और वो उसको रीड करें, ठीक है। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं मेमो के और जो कि मुझे लगता है बहुत इजी हैं कि आप लोगों ने ऑडियंस को माइंड में रखना है, ऑडियंस को चुनते हुए आपने वाइसली उनका जो है वो चुनाव करना है, आपने एक स्ट्रक्चर और एक आउटलाइन को फॉलो करना है। गेट टू द पॉइंट अर्ली, फ़ौरन अपने पॉइंट तक पहुँचें जो भी आपका पॉइंट है। और आपने मेमो को लिखने के लिए जो आपको स्टाइल गाइड्स और जो राइटिंग मैनुअल्स हैं वो दिए हुए हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग जो हैं वो आप लोग ज़रूरी नहीं है फ़र्स्ट टाइम में परफेक्टली आप लोग जो मेमो लिखें वो सही हो, आप उसको बार बार रिवाइज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखनी है वो ये कर रखनी है कि आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो भी आपने मेमो लिखा है वो एड्रेस किया है वो जो है वो आपके जो ऑडियंस हैं उन तक पहुँच जाए और वो उनको रीड कर लें। और जो गाइडलाइंस आपने अपने माइंड में रखनी हैं उनके अलावा जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये हैं कि अगर जो इशू है वो एक बंदे को इन्वॉल्व कर रहा है, ओनली वन पर्सन, तो आपने वो मेमो तमाम ऑफिस को नहीं भेजना, ठीक है ना। हो सकता है आप उसे कोई प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हो सकता है उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या हो सकता है वट एवर द रीज़न, लेकिन अगर कोई काम एक बंदे को सिर्फ से रिलेटेड है, एक ही इंसान उस इंस्ट्रक्शन या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, तो वो मेमो आपने पूरे ऑफिस में नहीं सेंड करना, बस उसी एक इंसान को आपने सेंड करना है, ठीक है ना। प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, इसलिए आपने वो तमाम लोगों को नहीं, सिर्फ जिसका उसके साथ लिंक है उसी को सेंड करेंगे आप। ऑल्सो बी सर्टेन दैट मटीरियल इज़ नॉट टू सेंसिटिव टू पुट इन अ मेमो। और एक और चीज़ याद रखें कि कभी भी जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोग मेमोज़ में नहीं डालते, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर
कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कभी भी अपनी जो है वो शेयर नहीं करनी, चाहे आप देखें ऑफिस में है, ऑफिस से रिलेटेड काम होंगे, लेकिन वो काम भी वो वाले आप लोग मेमोज़ में जो है वो इंस्ट्रक्शंस देंगे जो कि डेली रूटीन की चीज़ें होंगी। वही जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीटिंग की टाइमिंग सेट कर ली, ड्यू डेट्स बता ली, या कोई इस तरह के आप लोग काम बताएंगे। जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके सीक्रेट्स हैं, वट एवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इन, वो चीज़ें आप लोग मेमो में जो है वो नहीं डालेंगे। कोई भी सेंसिटिव चीज़ जो है, जो आपको लग रही है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, उस तरह की चीज़ें आप लोग मेमो में मेंशन नहीं करते। मेमोज आर मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड व्हेन सेंट टू अ स्मॉल मॉडरेट अमाउंट ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट इन कंपनी और जॉब ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, मेमो इफ़ेक्टिव इसी सूरत में होता है, या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेमो इस सूरत में होता है जबकि ये तमाम स्मॉल अमाउंट को भेजा जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल, और कंपनी के अंदर हो या अगर जॉब ऑब्जेक्टिव्स हैं तब भी। ठीक है ना। यानी कि आप कोई जॉब से रिलेटेड काम दे रहे हो, कोई टास्क किसी को दे रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तब भी, और अगर आप कोई चीज़ नोटिफाई कर रहे हो, कोई और आप चीज़ इस तरह की बता रहे हैं तब भी। लेकिन एक चीज़ जब इफ़ेक्टिव है ही तब जब वो स्मॉल अमाउंट में जो है वो सेंड की जाए, तो आप कोशिश करेंगे कि मेमो आप लोग जो है वो स्मॉल अमाउंट को एड्रेस करें और उसी को आप सेंड करें, क्योंकि जितने भी लोगों को आप एड्रेस करोगे उतने लोगों को तो आपको मेमो सेंड करना पड़ेगा ना। इसलिए आप स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल को एड्रेस करें और उनको ही जो है वो आप कम्युनिकेट करें कंपनी में, चाहे आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें, चाहे जॉब ऑब्जेक्टिव्स बताएं, चाहे आप उनको कोई टास्क दें। लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि कम लोगों को आप एड्रेस करें और कम ही लोगों को आप मेमो भेजें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ अ मेमो, यानी एक मेमो के अंदर कितने स्टैंडर्ड पार्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं या होने चाहिए। ठीक है ना। स्टैंडर्ड मेमो जो एक होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो एक स्टैंडर्ड मेमो का जो फॉर्मेट होता है, इट कंटेन्स 6 पार्ट्स होते हैं उसके। पहले आप लोग पार्ट्स के नेम देख लें, फिर हम इन पार्ट्स को वैसे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों को मैंने एक सैम्पल मेमो भी जो है वो दिखाना है इसी लेक्चर में, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने मेमो जो है वो किस तरह का, आप लोगों का जो वो मेमो है वो जो एक फ़ाइनल शेप होती है वो कैसी होती है। ठीक है ना। तो पहले हमारा होता है टू CC, फिर डेट होती है, देन सब्जेक्ट होता है, बॉडी ऑफ मेमो होती है, क्लोजिंग होती है और सिग्नेचर होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनमें चेंज भी हो जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो एक फॉर्मेट है मेमो का उसके ये 6 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे कि टू जो होता है वो एक लाइन जो होती है उसमें क्या क्या कुछ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो द टू लाइन इज़ यूजुअली इंडिकेटेड एज द वर्ड टू फॉलोड बाय अ कॉलन, यानी कि इसके आगे 2 डॉट्स होते हैं जो कि कॉलन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स, 2 के बाद 2 डॉट्स हैं, कॉलन, एंड द नेम ऑफ द इंडिविजुअल्स और ग्रुप रिसीविंग द मेमोज। ठीक है ना। अब टू जिस तरह हम लोग लेटर में भी एप्लीकेशन में लिखते थे, टू द प्रिंसिपल। ठीक है ना। क्योंकि वो एप्लीकेशन हमारी जानी होती थी प्रिंसिपल को, वो एड्रेस हम कर रहे होते थे प्रिंसिपल को। इसी तरह जब हम लोग मेमो में लिखते हैं टू, तो उसके अंदर क्या होता है, टू के आगे हमने लिखना होता है कि ये हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, ये कौन होगा, रिसीवर हमारा। ठीक है। रिसीवर कौन होगा मेमो का, तो जो हमारा रिसीवर होगा, टू के बाद हमने 2 कॉलम्स लगाने हैं और उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं। एक है एग्जांपल के टू के साथ कॉलन है और हमारे जो रिसीवर हैं वो ऑल स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है उस सब के लिए वो मेमो है। ठीक है। इसका मतलब है स्टाफ के जो भी इंफॉर्मेशन है मेमो की वो सारे स्टाफ के लिए, इसके अंदर कुछ भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो भी चीज़ है वो सारे स्टाफ से रिलेटेड है और सारे स्टाफ को ये मेमो जो है वो मिलना चाहिए। और दूसरी मैंने एग्जांपल आपको दी है टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं ये सिर्फ उनके लिए है। इसमें जो ये जो मेमो है ये सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स से रिलेटेड है। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी टास्क हैं वो जस्ट फैकल्टी मेंबर्स से रिलेटेड हैं। तो ये मेमो जो है ये सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स को मिलना चाहिए। आप टू जो है वो MD भी कर सकते हैं, वो फिर मेमो जो होगा वो जस्ट MD के लिए होगा, वो उसके अलावा किसी और के लिए नहीं होगा। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो टू के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो था फ्रॉम लाइन थी। ठीक है ना। अब इसके अंदर जिस तरह टू के अंदर आपको पता है कि टू होता है रिसीवर के लिए, इसी तरह फ्रॉम जो होता है वो होता है किसकी तरफ से है। ठीक है। सेंडर कौन है, हमारा सेंडर कौन है, जिसने भेजा है वो कौन है। तो
द फ्रॉम लाइन इंडिकेट्स हु इज़ राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द मेमो, यानी कि किसने लिखा है और उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कौन है, यानी कि कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और किसने वो लिखा है, ठीक है ना। योर नेम एंड टाइटल शुड बी इंक्लूडेड। अच्छा, टू जो होता है ना, उसके अंदर तो आप लोगों ने सिर्फ मेंशन करना होता है कि आपका रिसीवर कौन है, लेकिन जब आप लोगों ने फ्रॉम लिखना होता है तो उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि आप लोग अपना नेम के साथ साथ अपना टाइटल, अपनी पोजीशन भी मेंशन करें, ठीक है ना। तो टू और फ्रॉम का ये डिफरेंस है कि टू में जस्ट नाम होता है, जबकि फ्रॉम में आपने लिखना होता है साथ अपना टाइटल जो आपके पास हो या अपनी पोजीशन जिस पर आप जो है काम कर रहे हैं। द फ्रॉम लाइन में इंडिकेट एन इंडिविजुअल और ग्रुप विद इन अ कंपनी। और फ्रॉम भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की तरफ से ही हो, फ्रॉम भी जो है वो एक ग्रुप ऑफ द कंपनी हो सकता है, यानी कि फ्रॉम भी जो है वो एक से ज़्यादा लोगों की तरफ से हो सकता है एक ग्रुप हो जिसने ये जो मेमो है वो डिवाइस किया हो, तो वो फिर एक ग्रुप हो जाएगा। मैंने फ्रॉम की भी आपको एग्जाम्पल्स दी हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम की। ये देखें, सबसे पहली एग्जाम्पल है अफशा नाजली प्रिंसिपल है और ये आपके स्कूल का नाम है, ठीक है ना। यानी कि प्रिंसिपल पोजीशन बताइए और साथ डेस्टिनेशन भी उन्होंने बता दिया प्रिंसिपल है कौन सी जगह की, ठीक है। यहाँ पे हमने क्योंकि एक ग्रुप था ह्यूमन रिसोर्सेज, तो यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखा गया है कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से है मेमो। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में काफ़ी सारे लोग होंगे तो सबके नाम नहीं लिख सकते थे, तो उन्होंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का नाम लिख दिया कि ये जो मेमो है ये ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से इशू हुआ है। या कि फिर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। तो इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो नहीं इंसान होता, 4, 5, 6, 7, 10 ग्रुप्स, मतलब काफ़ी सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पर ग्रुप का नाम बताया गया, ठीक है। अगर एक पर्सन है तो आप उसका नाम लिखें, साथ उसका टाइटल या पोजीशन मेंशन कर दें। अब है सीसी लाइन। सीसी लाइन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कुछ मेमोज़ की आपको परमिशन होती है कि कॉपीज़ आप लोग करवा लें या उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कॉपीज़ करवा के, तो वो जो चीज़ होती है वो मेंशन करती है हमारी सीसी लाइन। यानी सीसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सीसी रिप्रेजेंट करता है, सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, यानी कि उसकी कॉपी को, सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। और ये जो सीसी है ये कैपिटल सी और स्मॉल सी भी हो सकता है या दोनों कैपिटल सी ही हो सकते हैं, ठीक है ना। If copies of the memo should be distributed or saved by other members of the company, their names go on the line CC। यानी कि जो लोग कॉपी करवा के मेमो की या तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर जिन लोगों को कहा जाता है कि उन्होंने वो मेमो की जो कॉपी है उसे सेव करना है, उसको रिकॉर्ड में रखना है, उनका नाम जो होता है वो सीसी लाइन में आता है। जिस तरह के यहाँ पे सीसी अहमद इंग्लिश टीचर, इन्होंने कार्बन कॉपी करवाई होगी और डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उसे, या फिर रिकॉर्ड में इन्होंने रखा होगा। या ये देखें, ये इन्होंने जब रिकॉर्ड में रखा है तो उसके साथ उन्होंने ऑफिस रिकॉर्ड लिखा है, ठीक है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका नाम ऐसे है जिन्होंने कॉपीज़ करवा के डिस्ट्रीब्यूट किया है वो, या फिर इन्होंने सेव किया होगा, और जो रिकॉर्ड में रखते हैं उसके साथ फिर ऑफिस रिकॉर्ड आता है। तो तमाम मेमोज़ की जो है वो कॉपीज़ नहीं करवाई जाती, इसलिए तमाम मेमोज़ में सीसी पार्ट होना मस्ट नहीं है। लेकिन अगर सीसी पार्ट है तो इसका मतलब है कार्बन कॉपी, और ये जो है फिर ये आप इसका मतलब है आप इस मेमो की कॉपीज़ करवा रहे हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप इनको जो वो रिकॉर्ड में रख रहे हो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सीसी लाइन के बाद जो हमारी हेडिंग होती है वो कौन सी होती है और उसमें क्या बताना होता है। तो बेटा सीसी लाइन के बाद जो हमारी हेडिंग है वो है द डेट की हेडिंग। इसमें आपको मैंने स्टाइल बताया हुआ है कि किस स्टाइल में आपने डेट जो है वो मेमो में राइट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने मंथ बताना है, देन आपने डे का जिक्र करना और देन आप ईयर बताओगे, ठीक है। इस तरह से आपने डेट बतानी है। पहले आप डेट लिखोगे, देन आपने कॉलन लगाना है 2 डॉट्स, देन आप बताएंगे मंथ अगस्त, 15 जो है वो डे है, एंड देन 2011। अच्छा, ये 11 कट कर दें, ये मिस्टेक है, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से डेट मेंशन करनी है। आपने पहले बताना है टू, देन फ्रॉम, देन सीसी, और उसके बाद आप डेट मेंशन करोगे। डेट में भी आपने डेट लिखना है 2 डॉट्स, देन आपने मंथ मेंशन करना है, फिर आपने 15, फिर कॉमा आएगा, और देन आपका जो है वो ईयर आप मेंशन करोगे। अब जो हमारी सेकंड डेट के बाद जो हमारी आती है हेडिंग वो है द आरई और सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। आरई को अगर हम देखें तो आरई स्टैंड्स फॉर मींस कि आरई का मतलब होता है इन रेफरेंस टू, कि किस बारे में है ये जो चीज़ हमने जो लिखी है, जो हम लोग लाइंस लिख रहे हैं, जो हम लोग एक
एक रिटन ड्राफ्ट जो है या रिटन हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो वो किस बारे में है, उसका रेफरेंस क्या है, वो क्या चीज़ है जिसका जिक्र कर रही है, ठीक है। या कि फिर हम आर ई को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं विद द वर्ड सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है आप आर ई लिख दो, आपकी मर्ज़ी है आप सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। यानी कि आप हेडिंग दे सकते हो, आप आर ई लिख कर अपनी जो है वो सब्जेक्ट बता सकते हो कि क्या सब्जेक्ट है या किस बारे में आप लोगों ने बात करनी है, ठीक है। या फिर आप सब्जेक्ट लिख सकते हो और उसमें आप बता सकते हो कि आपने क्या चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। क्योंकि सब्जेक्ट का तो आपको पता ही है कि आप लेटर में भी जो है वो सब्जेक्ट लिखते हो, एप्लीकेशन में भी सब्जेक्ट मेंशन करते हैं आप लोग जो है। तो दिस लाइन कम्स इमीडिएटली अंडर द लाइन अंडर द फ्रॉम लाइन एंड इंडिकेट्स व्हाट द मेमो इज़ अबाउट। यानी कि जब फ्रॉम है ना, पहले टू है फिर फ्रॉम है, उसके बाद जो है वो आर ई या सब्जेक्ट की लाइन आएगी, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस भी, मैं आपको फॉर्मेट भी वैसे दिखाऊंगी, सीक्वेंस भी आप थोड़ा सा याद रखिए। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है कि आर ई लिख के आगे हमने सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है कि फैकल्टी की मीटिंग है, सारी फैकल्टी की मीटिंग बुलाई गई है मेमो के ज़रिए। या फिर आप सब्जेक्ट लिख दें और उसके बाद आपने आगे अपना जो है वो मेंशन किया हुआ है कि किस लिए मेमो जो है वो लिखा गया है या इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो भी फैकल्टी की मीटिंग बुलाई गई है। तो मतलब ये है कि आर ई लिख के 2 डॉट्स लगा के आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो कि रेफरेंस क्या है, किस रेफरेंस से ये जो चीज़ लिखी गई है, रिटन एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। या आप सब्जेक्ट लिखें और फिर उसका आप जो है वो सब्जेक्ट का मेंशन कर दें कि रेफरेंस सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है जिसके ऊपर बात होगी, ठीक है। देन है हमारा बॉडी ऑफ द मेमो। बॉडी ऑफ द मेमो में आपने क्या लिखना है, आफ्टर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ऊपर आप लोगों ने हेडिंग्स दे दी हैं उनके बाद जो एक स्टैंडर्ड मेमो है आपने उसमें काफ़ी सारी लाइंस जो हैं वो छोड़नी है, मतलब 2-3 लाइंस आप ब्लैंक छोड़ दोगे। यानी कि जब आपने जो है वो सब्जेक्ट और ये फॉर्म और डेट और ये सारा कुछ मेंशन कर लिया तो फिर आपने 2 या 3 लाइंस जो हैं वो ब्लैंक छोड़नी है। ये स्टैंडर्ड मेमो का एक स्टाइल है, फॉर्मेट है, ठीक है। जिसके बाद आती है बॉडी ऑफ द मेमो, जिसके अंदर आप लोग जो मेन टॉपिक है, जो मेन बात है, जो मेन सब्जेक्ट है, डायरेक्टली आप उस पर आओगे कि आपने मेमो लिखा क्यों, ठीक है ना। आप अपना मकसद बयान करेंगे कि आपने मेमो लिखा क्यों, और आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, बल्कि डायरेक्ट जो आपका टॉपिक है आपने वो बताना है। और वो जो आपका बॉडी ऑफ द मेमो है वो शॉर्ट होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग जो पूरा दिन जो है वो एक डॉक्यूमेंट रीड करने में नहीं लगा सकते, लिखने वाले को भी टाइम जो है वो सेव करना है, इसलिए वो भी जो है ऊपर हेडिंग्स के बाद नीचे जो बॉडी ऑफ द मेमो का उसमें अपना डायरेक्ट फ़ौरन से अपना जो उसका मकसद है मेमो राइटिंग का वो बयान करेगा, इधर उधर की बातें नहीं करेगा। और जो रीडर है इस तरह उसके लिए भी आसानी होगी, जब वो रीड करेगा तो फ़ौरन से उसे अपना मकसद पता लग जाएगा कि उसको रीज़न क्या है जिसके लिए कि उसके पास ये मेमो जो है वो आया है। अब हम देख लेते हैं क्लोजिंग्स में। क्लोजिंग मीन्स के बॉडी भी होगी, अब हमने क्लोजिंग लिखनी है। क्लोजिंग अक्सर मौजूद होती है, अक्सर नहीं भी मौजूद होती, ठीक है। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग किस तरह की जो है वो क्लोजिंग जो है वो देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे। ऑल्थो रूटीन स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, थैंक्स अगेन फॉर योर हेल्प या वेलकम और मतलब वो जो आप लोग लेटर में भी अक्सर देते हैं, तो उस तरह की जो हैं वो आई एम थैंकफुल फॉर योर हेल्प भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह की जो लाइंस हैं वो जो हैं, या अक्सर लिखा होता है कि प्लीज़ क्या कहते हैं उसको, जिसमें आप लोग जो है वो ईमेल मी और प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल मी। इस तरह की जो लाइंस होती हैं ये क्लोजिंग्स में आती हैं, ठीक है ना। तो ये समटाइम्स जो होती हैं ये अनअवॉइडेबल होती हैं। मेक योर क्लोजिंग वर्क फॉर योर प्रोवाइडिंग for you by providing specific prompts to which the reader can respond। मीन्स के आप लोग जो हो अपना वर्क ख़त्म करने से पहले रीडर्स को, जो आप कह सकते हैं कि जो आपके रीडर्स हैं जिनको आपने अपना मेमो जो है वो सेंड करना है, उन्हें आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं। मीन्स के आप उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो जो हैं जो काम आपने उन्हें करने के लिए कहा है वो काम करें। अगर तो आप मीटिंग में बुला रहे हैं देन आई विल बी वेटिंग, आप इस तरह से कह सकते हैं। और अगर आप लोग जो है उन्हें कोई टास्क वगैरह दे रहे हैं तो फिर भी इस तरह से आप उनको जो है डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दे के, डिफरेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट्स देके उनको इनकरेज कर सकते हैं। या जो है आप अपना जो है वो आप कह सकते हैं कि अपनी अप्रिसिएशन शो कर सकते हैं। आप उनकी जो है वो फीलिंग्स जो है ना, वो आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, लेकिन वो ऑफिशियल और फॉर्मल वे में आपने शो करनी है। तो आप कह सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह सकते हैं, अगर आप सीनियर के लिए कह रहे हैं। अगर आप जो हो अपनी मतलब अप्रिसिएट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो थैंक्स कह सकते हैं, थैंक्स अगेन फॉर योर हेल्प, जिस तरह से यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी आपको एक एग्जांपल दी हुई है प्रॉम्प्ट्स की क्लोजिंग में। फिर आप इस तरह से लिखेंगे, इफ़ यू वुड लाइक फर्दर इन्फॉर्मेशन सच एज अ कॉपी ऑफ द क्वेश्चन एयर वी यूज्ड
वो यूज़ यानी कि जो क्वेश्चन उन्होंने यूज़ किया है, अगर आपको उसकी कॉपी चाहिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए तो प्लीज़ ईमेल मी एट, आगे आपका अपना ईमेल आईडी होगा, ठीक है ना। तो ये किस्म की क्लोजिंग स्टेटमेंट है, तो ये फॉर्मल टाइप की क्लोजिंग स्टेटमेंट है। तो अगर आपने किसी को अप्रिसिएशन देनी है किसी जूनियर को, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि थैंक्स फॉर योर हेल्प, ठीक है ना। या फिर आप अगर किसी को कह सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, वी विल वेटिंग फॉर यू फॉर विद, या वी वुड लाइक योर प्रेजेंस। इस तरह से आप डिफरेंट जो हैं वो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपने मेमो में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर मेमो में ही क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी सेटिंग में मेमो लिख रहे हो और क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। सिग्नेचर की अगर हम बात करें कि सिग्नेचर क्या है, तो सिग्नेचर क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है साइनिंग और इनिशियलिंग आ मेमो। इसका मतलब ये है कि जब आप सब कुछ लिख चुके हैं तो अब ये फाइनल स्टेप होता है साइनिंग। आपको भी पता है जब लेटर भी आप लिख लेते हो तो एंड में आप अपने सिग्नेचर करते हो, तो मेमो में भी यही है कि जब आप मेमो को आप कह सकते हो इन एक्शन आप लेके आते हो कि जब आप लोगों ने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जब वो कंप्लीट हो चुका होता है तो उसकी जो एक स्टेप होता है वो सिग्नेचर का होता है। आप प्रैक्टिस दैट लेट्स रीडर नो दैट यू अप्रूव ऑफ इट्स कंटेंट्स। अच्छा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल आपके नोटिस बोर्ड पे जब भी कोई नोटिस लगता है तो जब तक उसके ऊपर जो आपके सीईओ ऑफ कॉलेज हैं उनके सिग्नेचर नहीं होते, आप लोग उस जो नोटिस होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको आप लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो अप्रूव नहीं होते, ठीक। तो जब कोई चीज़ अप्रूव होती है तो उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि ये जो चीज़ है ये हमारे जो सुपीरियर्स हैं, हमारे जो आप कह सकते हैं ऑनर हैं, हमारे जो बॉस हैं, उन्होंने अप्रूव की है। तो सिग्नेचर जो एलिमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जिस बंदे ने मेमो लिखा है अगर वो या जिसने लिखवाया है वो जब उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है तो वो ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो कुछ भी लिखा गया है वो उसी की मर्ज़ी से लिखा गया है और उसी ने लिखवाया है या लिखा है, ठीक है। तो when you sign or initial the memo depends on the practice of your organization। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आप लोग मेमो को किस तरह से जो है वो प्रैक्टिस में लेके आते हो, ये आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से मेमो को जो है वो प्रैक्टिस में ला रहे हो और उसे यूज़ कर रहे हो। अक्सर लोग जो है वो साइन करते हैं, अक्सर लोग जो है वो स्टैम्प भी लगा देते हैं, ठीक है। अक्सर लोग जो होते हैं वो उनका जो एक अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसको ही स्पेसिफिक इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं मेमो के लिए, कि उसी के ऊपर मेमोज जो होते हैं वो होते हैं मतलब टाइप किए जाते हैं और देन उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। या कि फिर क्या होता है कि अक्सर जो होते हैं वो साइन करते हैं, स्टैम्प लगाते हैं। तो ये डिफरेंट वेज़ होते हैं सिग्नेचर शो करने के, और ये आप लोग कहाँ करोगे सिग्नेचर और स्टैम्प वगैरह, ये भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर लोग जो हैं एट द बॉटम करते हैं, अक्सर लोग जो होते हैं एट द टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो चीज़ होती है सिग्नेचर आपने कहाँ करने हैं और कैसे करने हैं, ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, आपकी जो एक वर्क प्लेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से इस चीज़ को जो हो वो वर्किंग में ला रहे हो। मेरा जस्ट काम ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये तमाम स्टेप्स हैं जो कि मेमो की राइटिंग में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब ये देखें आप यहाँ पर ये एक मेमो है, इसमें 2 है, उसके बाद लिखा हुआ है आगे के इस्लामिक कम्युनिटी को इन्होंने जो है ये एड्रेस किया है फ्रॉम ICW एग्जीक्यूटिव कमेटी। किसने एड्रेस किया है? एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी है कोई ICW की। CC मीन्स के इसकी हमने कार्बन कॉपी जो है वो रखनी है, इसको हम लोग जो है या जिसने भी इसको जो है वो मेमो को सर्कुलेट किया है वो इसको जो है वो सेव करेगा, इसका रिकॉर्ड रखेगा। इदरीस मॉस्क बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ फाइल, मीन के ये फ़ाइल, ये जो हमारा मेमो है इसको रखा जा रहा है रिकॉर्ड में। इदरीस मॉस्क के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो एक फ़ाइल है उसमें इसको जो है वो एज अ रिकॉर्ड जो है मेमो को प्लेस किया जाएगा। ये डेट यहाँ पे मेंशन की है, वही बात है, पहले मंथ है, देन डे है और देन ईयर है, वो भी बीच में कॉमा है। और RE मीन्स के सब्जेक्ट, इदरीस मॉस्क ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, ये आपका सब्जेक्ट है कि ऑपरेशनल प्रोसीजर्स कैसे होंगे मस्जिद में और किस तरह से होंगे, उनके बारे में जो है वो हमारा मेमो जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लाइंस जौन सी हैं 2-3 लाइंस, यहाँ पे 1 लाइन छोड़ी हुई है, फिर भी ऊपर नीचे स्पेस छोड़ी हुई है, तो इसी तरह से आपने भी 2 लाइंस जो हैं वो ब्लैंक छोड़ देनी है, उन पर नहीं लिखना। फिर आप स्टार्ट करेंगे सैल्यूटेशन से, आपकी मर्ज़ी है आप कौन से सैल्यूटेशन जो हैं अकॉर्डिंग टू योर मेमो किस तरह से यूज़ करते हो, ठीक है। तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम यूज़ किया क्योंकि ये मॉस्क के से रिलेटेड जो है। फिर ये जो है ये बॉडी ऑफ द मेमो है, इसके अंदर उन्होंने अपनी बात की है, डायरेक्ट बात, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अक्सर मेमोज़ जो होते हैं उसमें आपसे सजेशंस भी मांगी जाती हैं। वो मेमो इस तरह से होते हैं कि उनमें आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन में आपको जब कहा जाएगा ना मेमो कि राइट अ मेमो, तो जो भी टॉपिक आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा कि उस टॉपिक के सब्जेक्ट पे आपने मेमो लिखना है, तो उसमें आपसे कहा जाएगा कि ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस। ठीक है, अगर तो आपसे सजेशंस मांगी गई हैं तो आपने वो लाजमी जो हैं वो पुट करनी है सजेशंस अपनी। अगर नहीं मांगी गई तो फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप मार्क्स देखें, अगर ज़्यादा मार्क्स के हैं तो सजेशंस दे दें एंड में, अगर नहीं ज़्यादा मार्क्स का मतलब 5 मार्क्स का है तो फिर सजेशंस आप लोग जो हैं वो ना दें। ठीक है, ये इन्होंने एंड में अपने क्लोजिंग सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं है क्योंकि ये जो है एक नॉर्मल मेमो है, इसकी कोई ऑफिशियल मेमो नहीं है, इस वजह से इसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई इनिशियल्स, कोई चीज़ इसमें जो है वो नहीं पुट की, ना ही कोई स्टैम्प है। ठीक है, और इसको वैसे भी इन्होंने अपनी फाइल में सेव कर लेना एज अ रिकॉर्ड, तो फिर इसलिए ये जो है ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो है एक किस्म का अप्रूव्ड मेमो है। तो ये मैंने आपको एक मेमो का जो है आपकी समझ एक जो है वो आपको फॉर्मेट दिया है कि ये आपकी स्टार्टिंग इस तरह से होगी, देन आप जो है सैल्यूटेशंस देंगे, क्लोजिंग इन्होंने इस तरह से की हुई है, अपना एक सेंटेंस उन्होंने लिखा हुआ है बॉडी के अकॉर्डिंग, और ये जो बीच वाला पैराग्राफ है ये बॉडी है। वैसे तो ये भी बॉडी में आ जाता है क्योंकि क्लोजिंग जो होती है वो अक्सर एक सेंटेंस की होती है, लेकिन आप इसको क्लोजिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मेमो को डिस्कस करें तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेमोज विच आर फॉलोइंग। ठीक है, मैनी टाइप्स हैं, लेकिन जिनमें जौन सी हम फॉलो कर रहे हैं या जिन पे हम फोकस कर रहे हैं वो कौन सी हैं? डायरेक्टिव मेमो, ट्रिप रिपोर्ट मेमो, रिस्पॉन्स मेमो और फील्ड रिपोर्ट मेमो। ठीक है, ये ऑफिशियल मेमोज हैं सारे के सारे। अगर हम लोग डायरेक्टिव मेमो में देखें तो इसमें क्या बताया जाता है? आ डायरेक्टिव मेमो स्टेट्स, पहले तो डायरेक्टिव का वर्ड यूज़ देखें ना आप, डायरेक्टिव मेमो है। ठीक है, स्टेट्स अ पॉलिसी और प्रोसीजर यू वांट द लीडर और को वर्कर टू फॉलो, मीन्स के डायरेक्शंस दी गई हैं, आपको डायरेक्शंस दी गई हैं डायरेक्टिव मेमो में। होता क्या है, आप लोगों को डायरेक्शंस दी जाती हैं, आप लोगों को पॉलिसीज़ बताई जाती हैं, प्रोसीजर बताए जाते हैं जिस मेमो में, उसको हम लोग डायरेक्टिव मेमो कहते हैं, क्योंकि उसमें आपको आपका कोई सुपीरियर जो है, आपका कोई डायरेक्टर जो है, आपका कोई जो आपसे आपका बॉस जो है वो आपको या अपने को वर्कर्स को या अपने जो उनके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उसको डायरेक्शंस देता है, पॉलिसीज़ बताता है, प्रोसीजर बताता है किसी भी टास्क का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी चीज़ का, तो उस मेमो को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव मेमो। या ऐसा मेमो जिसमें हमने प्रोसीजर वगैरह बताना हो तो उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्टिव मेमो। ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रिप रिपोर्ट मेमो। ये ट्रिप रिपोर्ट मेमो का भी नाम याद रखें, नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ट्रिप रिपोर्ट मेमो है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सुपरवाइज़र को हम लोग आफ्टर एन एम्प्लॉय रिटर्न्स फ्रॉम अ बिज़नेस और वेंचर, जब भी कोई जो हमारा एम्प्लॉय है या जब भी कोई जो कंपनी का वर्कर है वो जब ट्रिप पर जाता है, मींस के बिज़नेस ट्रिप पर जाता है, किसी भी बिज़नेस वर्क पे जाता है, आउट ऑफ स्टेशन जाता है, आउट ऑफ सिटी जाता है या आउट ऑफ ऑफिस किसी और कंपनी में अपने किसी बिज़नेस रिलेटेड वर्क से जाता है, तो क्या होता है कि वापस आकर उसे, और वैसे आउट ऑफ ऑफिस जो है ये कम ही होता है, लेकिन ये आउट ऑफ स्टेशन ज़्यादा होता है, मीन्स कि आउट ऑफ सिटी जाता है जब कोई वर्कर एम्प्लॉय कोई किसी बिज़नेस ऑफिशियल काम से, तो वो जब वापस आता है तो वापस आकर उसे एक ट्रिप रिपोर्ट मेमो देना पड़ता है, जिसमें उसे बताना पड़ता है अपने सुपरवाइज़र को, अपने ऑनर को, अपने बॉस को कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, पूरी अपने ट्रिप की डिटेल बतानी पड़ती है कि जब गए, जिस काम से गए थे वो हो गया या नहीं हुआ, और उसका क्या प्रोसीजर था, क्या कितना उनको उसमें सक्सेस हुई है और कितना उसमें फेलियर है। ठीक है ना, तो ये जो होगी ये ट्रिप रिपोर्ट मेमो है। ओके, द स्ट्रक्चर इज़ लिस्टेड बिलो। अब ट्रिप रिपोर्ट मेमो का स्ट्रक्चर आप देख लें। पहले पर्पस स्टेटमेंट होगी कि आप लोगों सबसे पहले अपना, मीन्स के टू फ्रॉम के बाद है ये वाली बात। ठीक है ना, पर्पस का बताएंगे, आपके पर्पस क्या था आपकी ट्रिप रिपोर्ट का। समरी बताएंगे जो कि बॉडी में आती है कि समरी क्या थी। डिस्कशन करेंगे आपके क्या क्या डिस्कशन हुई आपकी और फर्दर कौन कौन सी डिस्कशन रहती है या हो सकती है। ठीक है ना, और फिर आप एक्शन बताएंगे क्या एक्शन लिया जा सकता है इस चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए या इस चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए। ठीक है ना, फिर हमारे पास है रिस्पॉन्स मेमो। रिस्पॉन्स मेमो का भी यही पूरा का पूरा पैटर्न है, फॉर्मेट है। पहले पर्पस बताना है, समरी बतानी है, डिस्कशन करनी है और देन एक्शन बताना है कि फ़र्दर क्या एक्शन लेना है। लेकिन रिस्पॉन्स मेमो होता क्या है? द पर्पज़ ऑफ दिस मेमो इज़ टू प्रोवाइड द ऑडियंस विद डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये आप लिखते हो रिस्पॉन्स में, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेरी की जाती है, जब आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के तहत, तो आप लोग जो मेमो लिखोगे, जो आप राइटिंग करोगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स मेमो।
और इसके भी 4 ही पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप अपना पर्पस लिखोगे, बताओगे कि क्या इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी गई थी। देन आप समरी लिखोगे, वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। डिस्कशन करोगे कि क्या चीज़ और आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। फर्दर आप इसको किस तरह से आप देखते हैं, या किसी चीज़ की कमी है, कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। देन आप एक्शन बताओगे कि क्या एक्शन जो है वो लेना चाहिए रिगार्डिंग जो भी आप लोगों ने मैटर जो है डिस्कस किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की है उसके रिगार्डिंग क्या फर्दर एक्शन जो है वो लेना चाहिए। ये आ गया फील्ड ट्रिप रिपोर्ट मेमो। फील्ड रिपोर्ट मेमो में क्या है कि मेमोज आर ऑफन यूज टू रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्रोसीजर्स। ये वो मेमोज हैं जो कि इंस्पेक्शन जब कोई होती है तो उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं, या प्रोसीजर जब कोई चल रहा है तो उसके बारे में आपको क्या कि वो प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्डिंग हो रही है, मीन्स कि आप लोग कोई बिल्डिंग वर्क कर रहे हो, कोई जो है वहाँ पे आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो उसमें आप प्रोसीजर बताओगे कि कहाँ तक पहुँचा है, किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ जो है वो पूरी है, कितना और टाइम लग जाएगा। प्रोसीजर पूरा। इंस्पेक्शन में भी बता सकते हो कि जो मटेरियल है वो सही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, और मटेरियल जो है वो ज़ाया तो नहीं हो रहा इंस्पेक्शन में, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं ना। तो these memos known as field or lab reports include the problem, methods, results and conclusion but spend less time on methods and section। अब इसके अंदर कौन कौन से जो मेमोज़ हैं वो फील्ड रिपोर्ट मेमो के अंदर इंक्लूड होते हैं। लैब रिपोर्ट्स भी इसी में आती हैं। इंक्लूड द प्रॉब्लम, इसके अंदर आप लोग पहले प्रॉब्लम को बताते हो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर मेथड बताते हो कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, फिर रिजल्ट बताते हो, कंक्लूजन्स बताते हो। लेकिन आप जब मेथड्स बता रहे हो तो मेथड वाले सेक्शन के ऊपर आपने कम टाइम लगाना है। बाकी तमाम वैसे तो तमाम चीज़ों के ऊपर भी कम टाइम लगाएं, क्योंकि मेमो शॉर्ट ही होता है, ठीक है, शॉर्ट रिपोर्ट होती है, तो आप कम ही टाइम लगाएं, लेकिन मेथड को स्पेसिफिकली आप लोगों ने छोटा सा ही बताना है। आ फील्ड और रिपोर्ट मेमो हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले पर्पस ऑफ मेमो होता है, देन समरी होती है, देन प्रॉब्लम लीडिंग टू द डिस्कशन टू परफॉर्म द प्रोसीजर। देन प्रॉब्लम बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम है, और उसको फिर आप लोग लीड करते हैं टूवर्ड्स डिस्कशन कि क्या बात आप उसके बारे में कर सकते हो, टू परफॉर्म द प्रोसीजर किस तरह से आपने करना है उसका, यानी कि प्रॉब्लम बताना है और उसके बाद आप उसको डिस्कस करते हुए इस साइड पर लेके जाओगे कि इसका प्रोसीजर पूरा का पूरा क्या है। मेथड्स अगर आप डिस्कस करेंगे तो मेथड्स में आपने रिजल्ट्स बताने हैं, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस, यही चीज़ है रिकमेंडेशंस। देखें जी, रिकमेंडेशंस या सजेशंस आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है, आप लोगों ने उसी सूरत में बतानी है जब आपसे मांगी जाएंगी। लेकिन अगर आपसे नहीं मांगी गई, आपको पेपर में एक क्वेश्चन कहा गया है और मेमो का आपको एक क्वेश्चन कहा गया है कि आपने मेमो बनाना है, एक प्रैक्टिकल मेमो आप सैम्पल बना कर दें, तो वो मेमो आप इस तरह से बनाएंगे कि आप लोगों से अगर तो मांगी गई हैं कि ऑल्सो प्रोवाइड योर रिकमेंडेशंस, तो फिर आप रिकमेंडेशंस देंगे। अगर आपसे रिकमेंडेशंस नहीं मांगी गई तो फिर आप लोग मार्क्स देखें और रिकमेंडेशंस दे दें अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो। अगर मार्क्स भी कम है और मांगी भी नहीं गई तो फिर रिकमेंडेशंस को अवॉइड करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होती, ठीक है ना। सम बिजनेस मेमो टाइप्स, आपको मैंने इसके बाद कुछ और मेमो टाइप्स बताई हैं जो कि ऑपरेशनल मेमोज़ हैं, एनवायरमेंटल मेमोज़ हैं, फॉर्म मेमोज़ हैं, ड्रेस कोड मेमोज़ हैं, फाइनेंशियल मेमोज़ हैं और कवर मेमोज़ हैं। ये तमाम के तमाम जो हैं ये मेमोज़ की टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मेमोज़ की टाइप्स हैं। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। बेटा आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने सैम्पल मेमो बनाना है, मींस कि आप लोगों ने मेमो राइट करना है ऑन द पब्लिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट XYZ, यानी कि प्रोजेक्ट का नाम है प्रोडक्ट का नाम है आपके XYZ, और उसकी मींस के एडवर्टाइजमेंट के लिए या उसकी पब्लिकेशन के लिए आप लोगों ने एक सैम्पल जो है वो मुझे बना कर देना है। यह आप लोगों की असाइनमेंट है जो कि आप लोग सबमिट कराएंगे मुझे। थैंक यू।